वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद अजीत। आज हम सभी डिस्कस करेंगे 10th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी पर डिपेंड है, जिसका हिंदी में नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है बेसिकली कि हमारा जो वैश्वीकरण है वो होता क्या है, उसका प्रभाव क्या हुआ दुनिया के देशों में और विशेषकर भारतीय अर्थव्यवस्था में। क्योंकि भारत के विषय में बात की जाए, एक भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में उसने वैश्वीकरण को अपनाया और उसका जो प्रभाव भारत के अंदर हुआ उसके बारे में इस अध्याय के अंदर हमें विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे WTO के बारे में भी हमें इस अध्याय के अंदर पढ़ने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं साथियों अपना चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो पहला हमारा जो प्रश्न है इसके अंदर कि वैश्वीकरण होता क्या है। तो वैश्वीकरण सामान्य तौर पर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने संबंध बनाती है और चीज़ों का आयात निर्यात करती है। तो माना कि एक देश जैसे भारत है और वो दुनिया के अन्य देशों के साथ क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, चीज़ों को मंगवाता है, बेचता है, आयात निर्यात करता है। तो ऐसी प्रक्रिया को जिसमें एक देश दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, वैश्वीकरण। अब इसे संबंधित एक प्रक्रिया है जिसे हम उदारीकरण कहते हैं। सामान्य तौर पर उदारीकरण का जो अर्थ लगाया जाता है वो व्यापार में खुलेपन से लगाया जाता है। तो उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अनुसार एक देश की अर्थव्यवस्था अन्य देश की अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यापार के लिए खुल जाती है। मतलब कि भारत अगर किसी दूसरे देश से व्यापार करना चाहता है तो भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं के लिए खुली होनी चाहिए ताकि वहाँ वो देश भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार लेन देन कर सके। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, उदारीकरण। इसमें साथ ही साथ जो आयात कर होते हैं, जो टैक्स वगैरह होते हैं, उसको भी कम करने की छूट दी जाती है। अब इसी के साथ जो अगला हमारे इसमें प्रश्न दिया गया, प्रश्न नंबर 3, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं या बहुराष्ट्रीय निगम किन्हें कहा जाता है। तो ऐसी कंपनियां जो अपने व्यापारिक गतिविधियों को एक से ज़्यादा या बहुत से देशों में संचालित करती हैं, चलाती हैं, ऐसी कंपनियों को ऐसे बहुराष्ट्रीय निगमों इन्हें बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। क्योंकि ये क्या करती हैं, इनकी जो व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं, इनका एक हेड ऑफिस होता है एक देश में और ये अन्य देशों में अपनी शाखाएँ चलाती हैं। तो इस प्रकार की कंपनियों को हम किसका नाम देते हैं, हमारी बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कोका कोला, याहू, सैमसंग, गूगल आदि ये सभी क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जिन्हें बहुराष्ट्रीय निगम की श्रेणी में रखा जाता है। आई होप दोस्तों समझ आ रहा होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे देशों के साथ व्यापार क्यों करती है। जैसा कि आप जान चुके हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी होती क्या है। एक बड़ी कंपनी छोटे देशों के साथ व्यापार क्यों करना चाहती है, उसे क्या क्या फ़ायदे होते। तो इसमें इस प्रकार से जो फ़ायदे दिखे हैं, पहला इसमें जो फ़ायदा होता है कि अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी छोटे के देश के साथ व्यापार करती है तो उस देश से उसे बहुत कम रेट पर, बहुत सस्ते दर पर कच्चा माल मिल जाता है ताकि वो उत्पादन कर सके। इसी के साथ साथ जो दूसरा विषय हमारा इसमें श्रम की, मतलब लेबर, मजदूर वगैरह, छोटे देशों में जो मजदूरी दर होती है वो कम होता है और आसानी से सस्ते मजदूर, मतलब सस्ता श्रम यहाँ पे उपलब्ध होता है। साथ के साथ क्योंकि जो छोटे देश होते हैं उनमें निवेश की बहुत आवश्यकता होती है, तो छोटे देशों में क्या होता है, निवेश बढ़ने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फ़ायदा पहुँचता है। साथ के साथ जो वहाँ के किसी भी देश, मान लीजिए छोटा देश है, उसके जो प्राकृतिक संसाधन है उसका लाभ भी बहुराष्ट्रीय निगमों को पहुँचता है। साथ के साथ जब श्रम लागत कम आती है, कच्चे माल की लागत कम आती है, तो वस्तु को जो बनाने का खर्च होता है, जिसे हम वस्तु के उत्पादन लागत कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और साथ के साथ जो वस्तु सेवाएं बनाती है कंपनियां, उन वस्तु और सेवाओं को बेचने के लिए एक मार्केट भी उस देश द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए एक जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो किसी भी छोटे देश में निवेश करने को, पैसा लगाने को या व्यापार करने को तैयार होती है। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा प्रश्न उल्टा आया है कि छोटे देशों को क्या फ़ायदा है बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ व्यापार करने से। तो नंबर एक चीज़, जो छोटे देश होते हैं वहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है रोजगार की। तो सबसे पहला तो यही होता है कि उस देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको रोजगार के मौके मिलते हैं और काम भी मिल जाता है उन्हें। साथ के साथ छोटे देशों में जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है, तकनीकी विकास,
वो भी होने लगता है और नए उद्योगों की स्थापना होती है, जिससे उस देश का जो आर्थिक ढांचा है, आधारिक संरचना है, उसमें विस्तार होता है। और साथ के साथ जो देश की आर्थिक वृद्धि की दर है वो भी क्या हो जाती, बढ़ जाती है। सॉरी, पॉइंट नंबर जो लास्ट में बात करेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान बढ़ता है कि जो छोटा देश है उसकी भूमिका भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से जो छोटा देश होता है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ व्यापार करके अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थापित कर लेता है और दोनों को ही इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो चलते हैं हमने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो किस प्रकार से उत्पादन पर अपना नियंत्रण बनाती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी तो खैर आप जान चुके हो पिछले स्लाइड्स में कि कोका कोला वगैरह, मैकडोनल्ड, यहाँ पे बहुत सारे और भी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये किस प्रकार से अपना व्यापार नियंत्रण बढ़ाती है दूसरे देशों के साथ। तो सबसे पहला ये क्या है कि ये कंबाइंड फॉर्म में, फॉर एग्जांपल दो कंपनियां मिल करके, जैसा भी हाल ही में क्या हुआ है, वोडाफोन आइडिया मिल करके क्या कर रही हैं, वी करके एक कंपनी चला रही है। तो ये संयुक्त रूप में कंपनियां काम कर रही है। साथ के साथ क्या करती है, कई बार जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो छोटी कंपनियों को क्या करके साझेदार बना के, अपना पार्टनर बना के, या उन्हें क्या करके उनसे फ्रेंचाइजी वगैरह लेकर के उनके साथ काम करती है। इसके अलावा जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं, छोटे छोटे जो काम करने वाले उद्योग होते हैं, उनको क्या करती है, स्थानीय ऑर्डर देती है ताकि वो क्या कर सके, ऑर्डर पूर्ति करके वो स्थानीय बाज़ार तक अपनी पहुंच बना सके। अब आगे जो हमारा है कि जो स्थानीय कंपनियां होती हैं वो बाद में जिन छोटी छोटी कंपनियों को खरीद करके भी अपना व्यापार बढ़ाती है। तो 4 तरीके, पहला क्या, संयुक्त रूप से, दूसरा साझेदार बना करके, तीसरा छोटे उत्पादकों को ऑर्डर दे करके, और तीसरा लास्ट में जा करके उन कंपनियों को खरीद करके जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो अपना व्यापार बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं विदेशी व्यापार क्या होता है। विदेशी व्यापार तो नाम से ही पता चल रहा होगा, एक ऐसा व्यापार होता है जो एक देश अन्य देशों के साथ करता है। तो विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बीच जो वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात होता है उसे कहते हैं। अब यह विभिन्न देशों के एकीकरण में या विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के एकीकरण में कैसे सहायता करता है। तो सबसे पहली बात, जब व्यापार होता है तो जो देश होते हैं वो एक दूसरे में क्या करते हैं, वस्तुओं सेवाओं को भेजते हैं, मतलब आवागमन होता है किसका, वस्तु और सेवाओं का। साथ के साथ मान लीजिए अर्थव्यवस्था, उसके पास कुछ चीज़ें नहीं थी तो वो दूसरे से मंगवा करके भी उन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, मतलब कि जो चीज़ें उसके पास नहीं है वो अन्य देशों से भी मंगवा सकता है। साथ के साथ जो उसका जो अधिक उत्पादन होता है चीज़ों का, बच गई, मान ली उसके देश में नहीं बिक पाए तो अन्य देशों के अंदर भी वो बेच सकता है। इसी के साथ साथ जो तकनीकें होती हैं उसका आदान प्रदान भी इसके माध्यम से आसानी से हो सकता है। तो कुल मिलाकर के वैश्वीकरण जो होता है हमारा, जो विदेशी व्यापार होता है वो बहुत ही ज़्यादा सहायक है किसी भी देश के लिए अन्य देशों से जुड़ने के लिए। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि वैश्वीकरण क्या हो। वैश्वीकरण तो खैर आप जान चुके क्या होता है, और इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको प्रोत्साहन देने के लिए जो टेक्नोलॉजी, हमारी जो प्रौद्योगिकी है उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है। या प्रश्न ये भी आ सकता है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। तो मुख्य तौर पर यहाँ पे तकनीक का ही बात करेंगे और अन्य भी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको इसमें। तो इसमें जो पहला है आपका ट्रांसपोर्टेशन। मान लीजिए जिस देश के अंदर या जिस स्थान पर जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होती है वहाँ पर एक दूसरे से जुड़ना, वैश्वीकरण का प्रसार होना बहुत आसान से हो जाता है। तो यातायात अगर प्रौद्योगिकी होगी तो उसके चलते एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। साथ ही साथ जो सूचना प्रौद्योगिकी होती है, मतलब कि कम्युनिकेशन, बातचीत करना, उसके चलते क्या होता है, एक प्रकार से मान लीजिए भारत जैसे देश के अंदर एक प्रकार से क्रांति आ गई किसकी, संचार की। लोग आराम से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब जैसे हम पुराने समय में ईमेल नहीं था तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है, आज के समय में ईमेल के आ जाने से बहुत सस्ती दरों पर मैसेज भेजना हो गया। पहले कॉल रेट बहुत ज़्यादा महंगे हुआ करते थे। एक और जो फ़ायदा है कि जो आधुनिक तकनीकें हैं, आधुनिक तकनीकें मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं, ठीक है। तो इन मशीनों की वजह से क्या हो गया, वैश्वीकरण को गति मिलती है। तो ये सारे वो कारक है जिनसे क्या होता है, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि जो वैश्वीकरण है उसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आम लोग जो होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव इस प्रकार से है। पहला क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं हमारे, कंज्यूमर जिसे हम उपभोक्ता कहते हैं, उनके पास बहुत सारे विकल्प हो जाते हैं। मान लीजिए एक देश के पास 4 प्रोडक्ट थे, लेकिन वो जब दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है तो उसके पास 4 नए प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो कस्टमर के पास 4 नए प्रोडक्ट का क्या होता है, विकल्प मौजूद होता है। साथ के साथ यहाँ पे
कीमत का भी कंपटीशन होता है। भाई देखो, 4 देश अगर अपना अपना सामान बेच रहे हैं, वहाँ पर जो लोग कस्टमर हैं वो उसी का उत्पाद खरीदेंगे जिसका उस उत्पाद क्वालिटी के अंदर और कीमत के हिसाब से वो क्या हो, सस्ता हो, मतलब गुणवत्ता और कीमत का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ के साथ जो वैश्वीकरण से हो गया है लोगों का जीवन स्तर, पहले लोगों का जीवन स्तर थोड़ा सा निम्न स्तरीय था, लेकिन जैसे वैश्वीकरण आया है लोगों का जीवन स्तर क्या हो गया है, बढ़ा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी भी देश के लिए कि वैश्वीकरण के बढ़ने से लोगों को रोज़गार मिल गया है। रोज़गार सिर्फ अपने देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चलते, अंतर्राष्ट्रीय वैश्वीकरण के चलते अंतर्राष्ट्रीय देश, अलग अलग देशों में भी लोगों को रोज़गार प्राप्त हो सकता है, जैसे कि भारत के लोग अन्य देशों में जाकर काम करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक, जो हमारा अगला टॉपिक है हमारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, FDI के नाम से जाना जाने वाला टॉपिक क्या होता है। नाम से पता चला, प्रत्यक्ष मतलब सीधे तौर पर, जब कोई विदेश का या कोई अन्य देश की कंपनी सीधे तौर पर किसी दूसरे देश में पैसा लगाती, इन्वेस्टमेंट करती, किस उद्देश्य से, ताकि वहाँ से लाभ प्राप्त हो सके, तो उसे हम कहते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। एक कंपनी द्वारा दूसरे देश में सीधे तौर पर क्या करना, इन्वेस्टमेंट करना, पैसा लगाना, आपका क्या कहलाता है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ओके, तो देखिए फ़र्क क्या रह गया हमारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में। तो पहला अंतर इसमें हम देख लेते हैं परिभाषा का। विदेशों में वस्तुओं को खरीदना बेचना विदेशी व्यापार कहलाता है, और वहीं विदेशी निवेश की परिभाषा देखें हम, जब अधिक लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों में उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है तो उसे विदेशी निवेश कहा जाता है। दूसरा अंतर, जो विदेशी व्यापार होता है इसमें आयात निर्यात दोनों प्रक्रिया शामिल होती हैं, जो दूसरी तरफ विदेशी निवेश में विदेशों में किया गया कंपनियों का पूंजी निवेश शामिल होता है। तो ये हमारा फ़र्क है किसमें, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, जो है विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए जो अलग अलग देश हैं वो क्या कदम उठाते हैं। तो पहला काम जो किया जा रहा है वो है विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं होती हैं, यातायात, भंडारण, शैक्षिक संस्थान आदि की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तीसरा काम, विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए कंपनियों को 5 सालों तक किसी भी प्रकार का कर नहीं देना होता, और बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश को जो श्रम कानून होते हैं उनमें थोड़ा सा लचीलापन में फ्लैक्सिबिलिटी लाई जाती है। तो ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए देश कदम अपना रहे हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है आपको अगली स्लाइड में मिल जाएगा, फिर भी बता दूं यहाँ पे, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आपको विश्व स्तरीय सुविधाएं, भंडारण, शैक्षिक संस्थान आदि एक ही स्थान पर उपलब्ध होते हैं। तो ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं, आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसी कारण हमारा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र के चलते ही क्या होता है, आपका जो चाइना है वो अपने उत्पाद की लागत को कम से कम करता है। मान लीजिए एक ऐसा स्थान होता है ये जहाँ पर चीज़ों को एक ही स्थान पर मुहैया कराया जाता है, जिससे उसकी जो उत्पादन लागत होती है वो कम से कम आती है। तो चलिए देखिए फिर से परिभाषा देखते हैं इसकी हमारी। विशेष आर्थिक क्षेत्र होता क्या है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उत्पादन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएँ जैसे बिजली, शिक्षण संस्थान, कच्चा माल, सड़क, परिवहन इत्यादि सस्ती दरों पे, मतलब रियायती दरों में उपलब्ध होता है। तो ऐसे स्थान को हम क्या नाम देते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसे इंग्लिश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन या शॉर्टली से हम सेज का नाम देते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या खास बात होती है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करती हैं। इसी से देश के अंदर रोज़गार में बढ़ावा मिलता है, उत्पादन लागत में कमी आती है, और साथ के साथ जो वस्तुएं सेवाएं हैं आपकी वो आपको कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विदेशी व्यापार और विदेशी विनिमय अवरोध क्यों लगाए, किसने, भारत ने। कि भारत ने आज़ादी के समय अपने विदेशी व्यापार पर और विदेशी विनिमय पर प्रतिबंध या अवरोध क्यों लगाए। तो इसका जो पहला कारण आपको समझ आता है, जो दिखाई दे रहा है आपको, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत के जितने भी उद्योग धंधे थे उनको नष्ट कर दिया था, उनको चौपट कर दिया था। दूसरा, उस समय भारत के विदेशी संबंध अन्य देशों के साथ ठीक से विकसित नहीं हुए थे, मतलब अभी अभी भारत आज़ाद हुआ था, तब उस समय उसका अन्य देशों के साथ जो संबंध था वो ठीक प्रकार से स्थापित नहीं हुआ था।
और थोड़ी बात करें अगले पॉइंट में हमारा कि आज़ादी के समय भारत बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। अगर बात करें, अब हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे कि भारत आज़ादी के समय 565 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। आगे पढ़ते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा की स्थिति नहीं थी, मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे हालात में नहीं थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जा कर के अन्य कंपनियों से क्या कंपटीशन कर सके। पॉइंट 5वां, अपनी घरेलू कंपनियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। अच्छा, संरक्षण क्या होता है? अपनी कंपनियां होती हैं, अगर उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भेज दिया जाएगा तो अब क्योंकि भारतीय कंपनियां नई थी या मान लीजिए उस समय विकसित होना प्रारंभ हुई थी, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अन्य कंपनियों से कंपटीशन करना थोड़ा सा कठिन था। तो उसको इस कंपटीशन से बचाने के लिए संरक्षण प्रदान किया, सुरक्षा प्रदान की गई। तो अपनी घरेलू कंपनियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी अवरोध उसने लगाए, किसने? भारत ने। चलिए तो चलते हैं हम अपने अगली स्लाइड की तरफ कि भारत और आर्थिक नीति। भारत और आर्थिक नीति का जो रिलेशनशिप है, या भारत में आर्थिक नीति आई कहाँ से, या उसकी शुरुआत कैसे हुई, या क्या कारण थे। तो पहले भारतीय आर्थिक नीति की बात कर लेते। देखिए, तो पहले सामान्य तौर पर जान लेना जरूरी है। स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। माने क्या होता है इसका कि इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को देखा जाता है। पूंजीवाद क्या होता है कि आपका इसमें पैसे से संबंधित उदारीकरण को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जबकि समाजवाद के अंदर लोगों के समाज कल्याण पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। तो भारत में ये इन दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का पालन करके मिश्रित रूप अपनाया गया, मतलब कि दोनों का मिला जुला स्वरूप। इस स्वरूप को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और भारतीय आर्थिक नीति की बात करें तो भारत ने जो आर्थिक नीति थी उसको 1991 में अपनाया था। ओके, तो 1991 से पहले आपको कौन सी नीतियाँ थी वो जान लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा स्लाइड पे LPQ। LPQ क्या था? लाइसेंसिंग, परमिट और कोटा। कि मतलब कि कोई भी कंपनी अगर स्थापित होना चाहती थी या अपना व्यापार करना चाहती थी तो उसे लाइसेंसिंग लेना जरूरी था। लेकिन 1991 के बाद इस पर लिबरलाइजेशन, मतलब उदार कर दिया गया, उस पर खुली छूट दे दी गई। केवल 5 ऐसे उद्योग थे जिनको लाइसेंस लेने की जरूरत थी, बाकी अन्य सभी उद्योगों को खुला छोड़ दिया गया, उदार कर दिया गया, मतलब उदारीकरण किया गया। दूसरा था 1991 से पहले परमिट, मतलब कि परमिट लेना पड़ता था गवर्नमेंट से किसी भी काम को करने के लिए। तो अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया? पी से प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि निजीकरण। अब निजी कंपनियां अपना व्यवसाय स्थापित कर सकती हैं। तीसरा जो इसमें है 1991 से पहले कोटा। कोटा बोले तो एक तरीके से संरक्षण एक फिक्स कर रखा था, जो सरकारी कंपनियां होंगी वो एक निश्चित माल पहले अपना बाजार में बेच सकती हैं, उसके बाद अन्य कंपनियों को इसमें भागीदारी करने का मौका दिया जाएगा। तो इसको रिप्लेस करके क्यू को जी लाया गया, जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन जैसा जो चैप्टर ही है हमारा, वैश्वीकरण। तो इन तीनों जो पुरानी पॉलिसी थी LPQ को रिप्लेस करके भारत के अंदर LPG को अपनाया गया। चलिए, तो इसमें क्या क्या कारण थे LPG अपनाने के भारत में। तो सबसे पहला, जो भारत की सार्वजनिक कंपनियां, मतलब भारत की जो सरकारी कंपनियां थी, वो उनका प्रदर्शन खराब हो गया था, मतलब वो अकुशल प्रदर्शन, ठीक से कामकाज नहीं कर रही थी। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार था, उसमें तेल कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई, तेल की कीमतें लगातार बढ़ गई। तीसरा, आयात प्रतिस्थापन की नीति विफल हो गई। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है? जब कोई देश विदेशों से सामान ना मंगवाकर खुद अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करता है तो इस नीति को आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। तो ये नीति भारत में विफल हो गई थी। अगला, घरेलू व्यापार संरक्षण करने के कारण निवेश में कमी, मतलब कि अगर हम अपने देश को बार बार कोटा के तहत या संरक्षण के तहत बचाते रहेंगे तो विदेशी कंपनियों को मौका नहीं मिल पाता, जिससे विदेशी कंपनियां या विदेशी निवेश क्या होता भारत में कम सा गया। इसी के साथ साथ जो होता सार्वजनिक क्षेत्र था वो कंपटीशन नहीं करता था, सरकार को बहुत ही ज़्यादा राजकोषीय घाटा हुआ। राजकोषीय घाटा मतलब होता है जब सरकार की जो इनकम होती है, जो टैक्स से आती है, वो कम हो और सरकार के खर्चे ज़्यादा हो तो क्या होता है आपका राजकोषीय घाटा। के साथ भारत में देखा गया कि मुद्रास्फीति की स्थिति थी, मतलब कि जब चीज़ों की कीमतें जो होती है, चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ने लगती हैं, मतलब महंगाई होने लगती है, इस स्थिति को हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के ये सभी वो कारण हैं जिनके कारण भारत को नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ी। उस समय भारत को विश्व बैंक से $7 बिलियन का उधार लेना पड़ा और बदले में भारत का जो सोना था उसे वहाँ पर गिरवी रखना पड़ा। और इसी के परिणाम स्वरूप जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने भारत पर नई आर्थिक नीति सौंप दी, मतलब एक तरीके से थोप दी, जबरदस्ती दे भी दी गई। कहा भी जाता है कि भारत ने खुद नहीं अपनाई थी, ये उसे लोन लेने के बदले दी गई थी।
तो नई आर्थिक नीति के भारत पर प्रभाव क्या हुए, तो उसका परिणाम भारत पर अच्छा रहा, वो देखते हैं कि करके हम क्या था। तो इसमें पहला है आपका कि जो राजकोषीय घाटा था, सरकार की जो इनकम थी टैक्स की, और जिसकी वजह से घाटा हो रहा था, इनकम कम होना और खर्च ज़्यादा होना, तो इस प्रकार के घाटे में कमी आने लगी, मतलब इसमें सुधार हुआ। महंगाई नियंत्रित हुई एलपीजी आने से, मतलब कि नई आर्थिक नीति आने से। और भारत में विदेशी निवेश बढ़ा, जब हमने जो कोटा जैसी चीज़ को हटा दिया, उसके बाद विदेशी मुद्रा का जो भंडार था, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, उसमें भी बढ़ोतरी हुई। निजी कंपनियों की स्थापना हुई, नई कंपनियां भारत में आकर के अपना व्यवसाय करने लगी। और साथ के साथ जो बाजार के अंदर एक कम्पिटिटिव माहौल, मतलब कि प्रतिस्पर्धात्मक की स्थिति उत्पन्न हुई। और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, जो सार्वजनिक क्षेत्र पहले काम नहीं कर रहे थे, वो भी अब काम करने लगे, मतलब कि उनकी कार्यकुशलता, उनकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो पहले से सुधर गया और वो काम मार्केट में करने लगे। तो इस प्रकार से भारत में जो नई आर्थिक नीति है वो आई। अब चलते हैं आगे कि जो वैश्वीकरण होता है उसका सकारात्मक प्रभाव क्या होता है और इसके नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। तो पहले सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं कि जो वैश्वीकरण होता है विभिन्न देशों में रोजगार को बढ़ावा देता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है, सबसे पहला फ़ायदा ही हमारे यहाँ पे रोज़गार मिलता है। जितने देशों में वैश्वीकरण फैला है उन सभी देशों के अंदर रोज़गार बढ़ा है। दूसरा, विभिन्न देशों के बीच संबंध स्थापित होते, मतलब एक देश का दूसरे देश के बीच में क्या होता है, संबंध बनता है और स्थापित भी होता है। तीसरा, नई नई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास होता है, और जो अच्छी बात है समाज के लिए कि महिलाओं की जो स्थिति होती है समाज के अंदर वो सुधरने लगती है। पाँचवा, विदेशी व्यापार और विदेशी मुद्रा का जो भंडार होता है वो वृद्धि होती है, विदेशी व्यापार भी बढ़ता है और साथ के साथ देशों में वृद्धि होती है किस चीज़ की, विदेशी मुद्रा की। साथ के साथ जो तकनीकें होती हैं उनका तेज़ी से आदान प्रदान होने लगता है, और साथ के साथ जो उत्पाद होते हैं उनकी क्वालिटी और प्राइस में भी फ़र्क दिखाई देता है, मतलब कि कीमतें कम होती हैं और उत्पादों की गुणवत्ता भी बढ़ती है। चलिए, ये तो हमारे क्या रहे वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। अब बात कर लेते हैं वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। तो पहला इसमें जो कमी देखी गई, पहली कमी है प्राथमिक क्षेत्र की अवहेलना, कि जो वैश्वीकरण है मुख्य तौर पर हमारा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पर आधारित है, जहाँ पर उसमें उद्योग या सेवाओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए इसमें प्राथमिक क्षेत्र को अनदेखा कर दिया जाता है, उसकी अवहेलना कर दी जाती है। दूसरा है आपका जो विभिन्न देश होते हैं उनके सामने आर्थिक उपनिवेशवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। ये आर्थिक उपनिवेशवाद क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब कोई एक देश दूसरे देश को पैसे देता है और बदले में उसकी आंतरिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने लगता है। मतलब मान लीजिए मैंने आपको कोई लोन वगैरह प्रोवाइड किया और अब बाद में मैं बीच में से पूछ लगा आप पैसे क्या करते हो, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, आप मुझे हिसाब किताब दो, तो बाद में क्या होता है, एक तरीके से आर्थिक उपनिवेश का सामना करना पड़ेगा आपको, कि बार बार भी आप जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होता है, आर्थिक उपनिवेश का खतरा भी बना रहता है अन्य देशों पर। दूसरा, जो छोटे देश है उनके बाज़ारों पर विदेशी कंपनियों का नियंत्रण होने लगा है, कि अब जब बड़े देश छोटे देशों में निवेश करते हैं तो वहाँ पर उनके बाज़ार का जो नियंत्रण होता है किसके हाथ में हो जाता है, बड़ी कंपनियों के हाथ में। अगला जो नुकसान इसमें, निम्न वर्ग जो होता है उसमें निजीकरण के कारण उन्हें समस्या होती हैं, और साथ के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगी, जो छोटे छोटे जो उद्योग धंधे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा हानि होती है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार नहीं होते। तो इस प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लास्ट टॉपिक हमारे इस वीडियो का, विश्व व्यापार संगठन WTO। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम और कानून तय करती है। मतलब जितने भी नियम कानून होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित, उसको जो देख रेख है उसको तय करने का जो काम है वो विश्व व्यापार संगठन का होता है। जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करें, ये 1995 में हुई थी। इससे पूर्व एक संस्था थी GATT, इसके स्थान पर इसको WTO को स्थापित किया गया था। आज वर्तमान मौजूदा समय में WTO के अंदर 164 सदस्य शामिल थे, लेकिन जो इसका कामकाज होता है, वास्तविक तौर पर जिसका कामकाज था सभी देशों के अंदर उदारीकरण की जो व्यापारिक नीतियां हैं उनको बढ़ावा देना। लेकिन जो विश्व व्यापार संगठन है उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए छोटे देशों को तो विवश कर दिया, लेकिन जो बड़े देश हैं उनके साथ ऐसा करने में उसको सफलता प्राप्त तो नहीं हुई है। तो इस प्रकार से जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी भूमिका कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी संदेहजनक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है इकोनॉमिक्स की 9th 10th 11th 12th की, आप बेझिझक होकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं।
व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे 8860521862 नंबर पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, और मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।